हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं संस्कृत का प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट फर्स्ट का वीडियो लेकर के आए हैं। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, कक्षा 8वीं संस्कृत के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट फर्स्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, सेट को स्टार्ट करने से पहले क्या करता हूँ, आप लोग को मैं इंपॉर्टेंट निर्देश जो है ना वो बता दूं। तो पहला निर्देश ये है ना बच्चे कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, मतलब कि सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। ठीक है। सेकंड निर्देश ये है कि लिखावट सुस्पष्ट, मतलब कि साफ साफ आप लिखे हो, अच्छे से लिखो और पठनीय हो, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे ना उसको साफ साफ दिख पाए कि हाँ कि आपने क्या लिखा है और वो आराम से उसको पढ़ करके चेक कर पाए, ये है। और थर्ड ये है कि प्रश्नों पर निर्धारित अंक प्रश्नों के ही सामने लिखे गए हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा गया है। आगे आप लोग को पता होना चाहिए ना, ये निर्देश नहीं है, बस पता होना चाहिए कि आप लोग का 80 नंबर का पेपर होगा और आप लोग को 2 घंटे 30 मिनट का समय आप लोग को दिया जाएगा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, इसमें पहला प्रश्न है कि संधि विच्छेद करना है हम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा विद्यालय। विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो विद्यालय का संधि विच्छेद करने पर विद्या धन आलय, विद्या धन आलय हो जाएगा। सेकंड है हमारा नास्ति। नास्ति का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो नास्ति का संधि विच्छेद करने पर न धन अस्ति, न धन अस्ति होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न दूसरा है कि समास विग्रह करना है। तो समास विग्रह करना है तो उसमें पहला क्या है बच्चे, देखिए बच्चे ये जो लिखाया है ना बाणहतः और पितरो, बच्चे इसको बोलते हैं समासिक पद। क्या बोलते हैं, समासिक पद। और समासिक पद को और समासिक पद बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, जो विधि होती है ना, उसको हम लोग समास बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चे हमारा बाणहतः। तो बाणहतः का समास विग्रह करने पर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा बाणेनहतः। और ये क्या है बच्चे, ये है हमारा तत्पुरुष समास। क्या है ये, तत्पुरुष समास है। वैसे मैं आप लोग बता दूं ना कि विद्या धन आलय, तो ये क्या होता है, विद्यालय होता है, ये क्या है, स्वर संधि है। क्या है, स्वर संधि है। और न धन अस्ति, ये क्या होता है, नास्ति, ये भी क्या है बच्चे, स्वर संधि है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चे, हमारा यहाँ पर है पितरौ। पितरौ, तो माता च पिता च, जब भी च वाला वर्ड आ जाए ना तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है द्वंद्व समास। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, द्वंद्व समास है। बच्चों देखो, आप लोग को मैं पहले बता दूं ना कि बच्चे मैं ना मैथ और साइंस का टीचर हूँ। मैं क्या हूँ बच्चे, मैथ और साइंस का टीचर हूँ। लेकिन ना बच्चों का कमेंट आया ना कि सर आप क्या करिए, संस्कृत का ना मॉडल पेपर लेकर के आइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के डिमांड पर। बच्चों अगर मुझसे कहीं पर भी संस्कृत को बोलने या पढ़ने में गलती हो जाए ना तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है ना, उसको इग्नोर करिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब प्रश्न तीसरा है ना बच्चे कि विलोम शब्द लिखना है। तो विलोम शब्द क्या होता है बच्चे, उल्टा शब्द आपको लिखना है इसका। तो विलंब, विलंब मतलब होता है बच्चे देरी, देरी करना। तो देरी का उल्टा क्या होता है बच्चे, जल्दी होता है। और दिन, दिन का उल्टा क्या होता है बच्चे, रात होता है। अब प्रश्न चौथा है हमारा, प्रश्न चौथा में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो प्रश्न चौथा का पहला क्वेश्चन है पास सर्वे। पास सर्वे मतलब होता है बच्चे बगल में, पास सर्वे मतलब होता है बगल में। और दूसरा बच्चे संस्कृति, संस्कृति मतलब होता है बच्चे सभ्यता, संस्कृति मतलब क्या होता है बच्चे, सभ्यता होता है। प्रश्न पांचवा बोला जा रहा है कि अधोलिखित पदों के पुरुष व वचन बताइए कि ये कौन से पुरुष का है और इसका वचन क्या है। तो पहला बच्चे हमारा पश्यति। तो पश्यति क्या है बच्चे, तो पश्यति लिखाया हुआ है हमारा लट लकार में। किसमें लिखा है, लट लकार में लिखाया हुआ है। और लट लकार का नियम क्या होता है, तो इसका नियम होता है ती तह अंति, ती तह अंति। तो इसमें बच्चे देखिए ना, ये क्या है बच्चे, यहाँ पर लिखा है पश्यति। तो देखिए बच्चे पहले बारे में ही आ जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पर होता है ऐसा है कि यहाँ पर होता है प्रथम पुरुष, यहाँ पर होता है मध्यम पुरुष और नीचे में होता है बच्चे उत्तम पुरुष होता है। तो ये देखिए बच्चे, ये प्रथम पुरुष का यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर ये बच्चे, यहाँ पर होता है एक वचन, यहाँ पर होता है द्विवचन और यहाँ पर होता है बच्चे बहुवचन होता है। तो देखिए बच्चे पश्यति जो है ना, पश्यति, पश्यति जो है ना बच्चे, ये एक वचन में आ रहा है और ये प्रथम पुरुष में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है बच्चे प्रथम पुरुष एक वचन लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब गच्छामा, तो गच्छामा ही बच्चे ये क्या है, लट लकार का ही है, लट लकार का ही है ये। तो इसमें बोला जाता है ना, ऐसे करके बोला जाता है। रूल कुछ इस तरीके से है, ती तह अंति, आप लोगों ने याद किया होगा रूल को, ती त अंति, सी थह थह, फिर आमी आमी, आवह आवह, आमह होता है, आमह होता है। तो जब आप देखोगे ना तो पता चलेगा ना कि यहाँ पर क्या लिखा है बच्चे, यहाँ पर लिखाया हुआ है हमारा, यहाँ पर लिखा है गच्छामह। तो गच्छामह कहाँ दिख रहा है, तो देखो मह यहाँ पर दिख रहा है। तो बच्चे यहाँ पर होता है बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है। और नीचे में ना ये होता है प्रथम पुरुष, ये होता है मध्यम पुरुष और ये होता है बच्चे उत्तम पुरुष। तो ये उत्तम पुरुष का क्या है बच्चे, बहुवचन है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, उत्तम पुरुष में क्या है बच्चे, ये बहुवचन है। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से पुरुष और वचन आप लोग को लिखना रहेगा अलग अलग। आप लोग ना लिखने का प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग सोचेंगे ना कि हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में कर लेंगे, नहीं बच्चे, आप लोग को पहले एक बार लिख करके प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम लोग को पुरुष कहाँ पे लिखना है, वचन कहाँ पे लिखना है, ऐसे करके। अब देखिए बच्चे प्रश्न छठवां क्या है, तो प्रश्न छठवां बोला जा रहा है ना कि निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति व वचन बताइए।
तो पहला बच्चे इसमें बालकेशु क्या है बच्चे, बालकेशु। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बालक का शब्द रूप आपने पढ़ा होगा बालक का। तो उसमें यहाँ पर आता है बहुवचन में आता है, यहाँ पर इसके षष्ठी में लिखा रहता है बाल का नाम, फिर सप्तमी में लिखा रहता है बालकेशु लिखा रहता है। और ये कहाँ पर रहता है बच्चे, ये रहता है बहुवचन में। तो देखिए बच्चे ये सप्तमी का ये बहुवचन है। आप लोगों ने बालक का याद किया होगा ना, क्लास 6 में 7th में 8th में पढ़ रहे होंगे आप लोग। अब है बच्चे वनम क्या है बच्चे, अब हमारा वनम है। तो वनम में बोला जा रहा है ना कि वनम क्या है, तो वनम बच्चे पहले ही आता है, वन का ही होता है बच्चे शब्द रूप, वन के ना पहले में ही ना यहाँ पर क्या आता है बच्चे, वनम आता है। क्या आता है, पहले में ही वनम आता है और ये एक वचन का है, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है। तो या यहाँ पर आप लिख सकते हो विभक्ति, ऊपर में लिख सकते हो विभक्ति, और यहाँ पर लिख सकते हो वचन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पुरुष, पुरुष की जगह आप लिखोगे विभक्ति, और वचन की जगह तो आप वचन ही लिखोगे। तो विभक्ति में हो जाएगा सप्तमी और प्रथमा, और वचन हो जाएगा बच्चे बहुवचन और एक वचन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है। अब है बच्चे देखिए, तीनों वचनों में क्या करना है, धातु रूप को लिखना है। तो हस, तो अब अभी बताया हूं कि लट लकार है। तो लट लकार में ना बच्चे लास्ट में बताया था ना ऐसे करके कि आमी, आमी, आवह, आमह पढ़ाया था, आमी आवह आमह होता है। तो यहाँ पर क्या होता है हस का, तो हस का हो जाएगा हसामी, हसावह, हसामा, हसामी, हसावह, हसामा। बच्चे ये नियम है, ये रूल है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। जो आपके टीचर होंगे ना वो आप लोग को पढ़ाए होंगे कि रूल याद करिए, और आप लोग क्या कर सकते हो, उसे किसी का भी बना सकते हो जब रूल याद रहेगा तब। तो रूल याद रखना है बस आप लोग को, उससे आप लोग किसी का भी बना लोगे। अब है बच्चे गम धातु है, तो गम धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष। तो बच्चे इसमें होता ही है ना, जैसे ही वहां पर होता है ती, तह, अंति होता है, फिर होता है सी, थह, थ होता है, फिर यहाँ पर आमी, आवा, आमा होता है। तो यहाँ पर क्या लगता है बच्चे, यहाँ पर बस ना ये लगता है आगे आगे में लिट लकार में शैती, शय, 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 शय क्या तो सब में जुड़ जाता है, शय, शय, शय ऐसे जुड़ जाता है। तो बस यही जुड़ जाता है, तो ये क्या बनता है बच्चे, लट लकार बन जाता है। तो यहाँ पर बच्चे होता है हमारा प्रथम पुरुष, यहाँ होता है मध्यम पुरुष। आपको केवल मध्यम पुरुष के बारे में लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चे गम का, तो गम में क्या होता है बच्चे, तो गम में हो जाएगा गमिष्यसी, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यसी, गमिष्यथा, गमिष्यत हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। तो यही आपका ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख करके पढ़ सकते हो कि यहाँ पर ना पहला है बच्चे हस का, तो हस का बता दिया था, हसामी, हसावा, हसामा। फिर है बच्चे हमारा गम का, तो गमिष्यसी, गमिष्यथा, गमिष्यथ। ठीक है ना। अब बच्चे हमारा प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 क्या बोला जा रहा है, तो प्रश्न 8 बोला जा रहा है कि तीनों वचनों में शब्द रूप लिखना है। तो देखिए बच्चे इसमें पहला कौन सा है, तो पहला है बच्चे राजा। राजा का प्रथमा विभक्ति लिखना है, मतलब कि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होता है, फिर द्वितीया होता है, फिर तृतीया होता है ना। तो प्रथमा का आपको एक वचन लिखना है, द्विवचन सॉरी ना, एक वचन के बाद आपको द्विवचन लिखना है, और फिर आपको बहुवचन लिखना है। तो राजा क्या होता है बच्चे प्रथमा विभक्ति में, राजा, राजानव और राजानह। तो ये बच्चा हो जाएगा हमारा प्रथमा विभक्ति। अब धेनु है, तो यहाँ पर ना गलती से ना धेतु लिख दिया है, धेनु होगा। धेनु का तृतीय विभक्ति आपको लिखना है। तो धेनु का होता है बच्चे धेनवा, धेनुभ्याम और धेनु भी होता है, धेनवा, धेनुभ्याम और धेनु भी होता है। ठीक है ना बच्चे, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट बच्चे देखिए, नेक्स्ट हमारा है प्रश्न उत्तर है। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है, संस्कृत में लिखना है। तो देखिए बच्चे इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है सिरपुरम कस्य राजधानी आसीत। सिरपुरम किसकी राजधानी थी, सिरपुरम किसकी राजधानी थी। तो बोला जा रहा है कि सिरपुरम दक्षिण कौशलस्य राजधानी आसीत। सिरपुर दक्षिण कौशल की राजधानी थी, सिरपुर दक्षिण कौशल की राजधानी थी। अब प्रश्न दूसरा है हमारा, फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम लिखतु। फाल्गुन मास के समय मतलब कि फाल्गुन के महीने के समय जो प्रसिद्ध गीत है ना उसको लिखना है। तो इसमें बोला जा रहा है उत्तर कि फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम फाग इति अस्ति। तो फाल्गुन मास के समय प्रसिद्ध गीत जो है ना बच्चे वो फाग गीत है, या फिर आप इसका दूसरा आंसर बोल सकते हो फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम फाग गीतम, फाग गीतम अस्ति। मतलब कि यहाँ पर ऐसा बोलना है कि जैसे कि ये देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाल्गुन मासस्य प्रसिद्ध गीतम, प्रसिद्ध गीतम के बाद बोलना है फाग गीतम, फाग, फाग गीतम अस्ति, फाग गीतम अस्ति। ठीक है ना। अब प्रश्न तीसरा है हमारा, माता कस्य मूर्ति। माता किसकी मूर्ति होती है, तो उत्तर बोलोगे माता पृथ्व्या मूर्ति, माता पृथ्वी की मूर्ति होती है, माता पृथ्वी की मूर्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा, ग्राम में जीवनम कथम भवति। तो गांव का जीवन कैसा होता है। तो आप बोलोगे ना कि ग्राम में जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। गांव का जीवन क्या होता है बच्चे, सुव्यवस्थित होता है, मतलब कि अच्छे रूप से क्या होता है, चलते रहता है। अब नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पहला है, इसमें बोला जा रहा है, पहला बोला जा रहा है कि ग्रामीण हलानी। तो ग्रामीण हलानी क्या होगा बच्चे, तो हो जाएगा करसंती। तो बच्चे इस करसंती का मतलब होता है ना कि जोतते हैं, जोतते हैं, जोतते, जोतते
है बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा ना कि किसान क्या करते हैं, बैल की मदद से अपने खेतों को जोतते हैं। तो वही है बच्चे की ग्रामीण हलानी करशंती का मतलब होता है कि गांव वाले क्या करते हैं, हल की मदद से कृषि को, खेत को क्या करते हैं, जोतते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरपुरम रायपुरात डैश विद्यते। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ना एक चीज मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है मतलब कि यहाँ पर ना दिशी लिखा होना चाहिए था, दिशी, जो कि इसके उत्तर में आता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिरपुर रायपुरात उत्तर पूर्व दिशि विद्यते। जो सिरपुर है ना, वो रायपुर के उत्तर पूर्व दिशा में क्या है बच्चे, विद्यमान है, स्थित है, ये है बोलने का मतलब यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था बच्चे, यहाँ पर ना पहले ही क्वेश्चन में ना क्या था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, सिरपुरम रायपुरात डैश दिशि विद्यते, डैश विद्यते। तो आप लोग को बस लिखना था यहाँ पर उत्तर दिशि, लेकिन आप लोग को पूरा नहीं दिया, तो आप लोग पूरा लिखोगे उत्तर दिशि विद्यते, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई भी 2 श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कि जो इस प्रश्न पत्र में श्लोक दिया रहेगा, प्रश्न पत्र में श्लोक दिया रहेगा, उसको आप लोग को नहीं लिखना है। अगर आप लोग याद नहीं किए हो उसके अलावा 2, तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लोग कम से कम 4 से 5 श्लोक याद करके रखिएगा। अगर 2 आपका पढ़ा हुआ आ जाए, अगर 2 श्लोक आपका पढ़ा हुआ प्रश्न पत्र में आ जाए, तो उसको छोड़ करके जो बाकी जो 3 बच गया है ना, उन तीनों में से कोई भी 2 आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा। तो बच्चे वही लिखना है जो आपको इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगर आप बनोगे होशियार, आप सोचोगे ना कि अरे किसको पता चलेगा, मैं लिख देता हूँ, कौन कौन इतना ध्यान दे रहा है, नहीं बच्चे ध्यान देते हैं। याद रखिए, जो प्रश्न पत्र में आया रहता है, अगर आप लोग वही श्लोक लिख दोगे ना, तो ना उसको क्या करेगा बच्चे, वो पूरा पूरा कट कर देगा श्लोक को, और आपको 0 नंबर दे देगा वो, ठीक है ना। आगे बच्चे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है प्रश्न 12 की संस्कृत में अनुवाद करना है, कोई तीन करना है। तो सबरी ने राम से कहा, तो सबरी को सबरी ही लिखते हैं, राम को रामम लिखते हैं, और कहा को लिखते हैं अकथ्यत। तो सबरी रामम अकथ्यत, सबरी रामम अकथ्यत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे, सदा सत्य बोलो। तो सदा को तो बच्चे हम लोग सदा को तो सदा ही बोलते हैं, सत्य को सत्यम बोलते हैं, और बोलो को वद बोलते हैं। तो सदा सत्यम वद, ये हो जाएगा। अब प्रश्न तीसरा है, श्री गणेश जी को नमस्कार है। तो बोलोगे कि श्री को तो हम लोग श्री ही लिखते हैं, श्री को तो श्री ही लिख दिए, गणेश जी को के लिए गणेशाय होता है यहाँ पर, और नमस्कार है को नमः है। तो हम बोल सकते हैं कि श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। तो मुझे का मतलब होता है मह्यम, मह्यम। मिठाई को बोलते हैं मिष्ठानम, मिष्ठानम। अच्छी लगती है को बोलते हैं रोचते। तो मह्यम मिष्ठानम रोचते, मह्यम मिष्ठानम रोचते। नेक्स्ट है बच्चे, वृक्ष से फल गिरता है। तो वृक्ष से का हो जाएगा वृक्षात, वृक्षात। फल का हो जाएगा फलम, और गिरता है का हो जाएगा पतति। तो वृक्षात फलम पतति, वृक्षात फलम पतति। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर, तो नेक्स्ट में नेक्स्ट बोला जा रहा है यहाँ पर समझिएगा। अब बच्चे प्रश्न 13वां है, प्रश्न 13वां बोला जा रहा है कि निम्न शब्दों का संस्कृत में वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है बच्चे लोभ। तो लोभ से बनाओगे वाक्यों में प्रयोग, जैसे हिंदी में बनाते हैं ना वाक्यों में प्रयोग, वैसे ही आप लोग को संस्कृत में बनाना है। तो बोला जा रहा है कि लोभ, तो बोलोगे इसमें पहला कि लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है, लोभ पाप का कारण है। आपका सुक्ति भी आता है क्वेश्चन पेपर में लिखने के लिए, तो आप लोग उसको याद रखिएगा ना कि ये क्या है बच्चे, सुक्ति है ना, कि लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। नेक्स्ट है बच्चे देवता। तो बोलोगे कि देवता कुत रमनते, देवता कहाँ रमण करते हैं, देवता कहाँ रमण करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे ऋतु राजा, ऋतु राजा। तो इसमें बोलोगे ना कि बसंत ऋतु राजा इति कथ्यते, बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है, इसका मतलब है। नेक्स्ट बच्चे अस्माकम, अस्माकम मतलब होता है बच्चे हमारा। तो अस्माकम देशे षड ऋतुः भवन्ति, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा, नेक्स्ट बच्चे देखिए प्रश्न 14वां है, बोला जा रहा है कि उचित संबंध जोड़िए। तो उसमें पहला है बच्चे हमारा सीता कुंडम। तो सीता कुंडम बच्चे हमारा एक समासिक पद है, मतलब कि पदों को मिलाने से बना है, एक समासिक पद बना है, और इसका जब आप समास विग्रह करते हो तो ये बनता है सीतया कुंडम, सीतया कुंडम बनता है। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च। तो बच्चे ये क्या है, एक श्लोक है, ये क्या है, एक श्लोक है, ये हमारा पाठ 14 जिसका नाम क्या है बच्चे, नीति नवनीतम, नीति नवनीतम से लिया गया है। तो इसके आगे का क्या है बच्चे, श्लोक जननी जन्मभूमिश्च जानवी च जनार्दना, जानवी च जनार्दना। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा प्राण त्यागे क्षणम दुखम। तो बच्चे ये भी क्या है, सेम हमारा पाठ 14 से ही लिया गया है, नीति नवनीतम से ही लिया गया है। इसमें है बच्चे प्राण त्यागे क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने, मान भंगे दिने दिने, ये एक श्लोक है। अब बच्चे नेक्स्ट है हमारा बच्चे यस्मीत। तो यस्मीत का ना मूल शब्द क्या है बच्चे, यस्मीत का मूल शब्द क्या है, यत है। तो आपका यत ये सही हो जाएगा उचित मिलान में। नेक्स्ट बच्चे शीतलम, शीतलम जले, शीतलम जले, ये ना सीता कुंडम से ही रिलेटेड है, सीता कुंडम से ही ये क्या है, रिलेट करता है। ये पाठ 13 से है, पाठ 13 से है, जो आपका रामगिरी पर्वत है ना, रामगिरी पर्वत, तो वहां उस पाठ से लिया गया है, शीतलम जले। नेक्स्ट है बच्चे
इत्यादि इत्यादि। तो इत्यादि को जो आप क्या करोगे संधि विच्छेद करोगे ना तो इति धन आदि होता है, इति धन आदि होता है। तो ये स्वर संधि है, ठीक है ना। आगे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न 15वां है हमारा कि निम्नलिखित श्लोक की व्याख्या कीजिए। जैसे देखिए बच्चे अभी ना मैं आप लोग को बताया था ना कि यहाँ पर एक आया था हमारा प्रश्न, यहाँ पर आया था प्रश्न कि अपने पाठ्य पुस्तक से कोई क्या करना है बच्चे, श्लोक लिखना है कोई दो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। प्रश्न पत्र में ना आया हो इसका मतलब ये कि जो जो यहाँ पर दिया हुआ है ना बच्चे, ये देखिए जो ये 2 श्लोक दिया हुआ है, इन 2 श्लोकों को आपको छोड़ के लिखना है। इन 2 श्लोक, इस श्लोक को और इस श्लोक को छोड़ करके आपको कोई अलग श्लोक लिखना है। अगर आप इन्हीं दोनों श्लोक को लिख दोगे वहां पर तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा और आपको 0 नंबर मिलेगा। तो इन 2 श्लोक को नहीं लिखना है, अपने मन से कोई और 2 श्लोक लिखना है। तो कम से कम 4 से 5 श्लोक आप याद कर रहिएगा। अगर 2 आपका पढ़ा पढ़ाया ही आ जाता है तो आप लोग जो पढ़ा पढ़ाया आ गया है उसको नहीं लिखना है, जो नहीं आया है इस प्रश्न पत्र में उसको लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना बच्चे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पहला श्लोक को। तो देखिए बच्चे पहला श्लोक बोला जा रहा है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किसुंका किसुंका। तो देखिए बच्चे इसका समझते हैं, इसका मतलब तो बोला जा रहा है, एक एक लाइन का मतलब समझते हैं। तो बोला जा रहा है इसमें रूप यौवन संपन्ना, तो जो क्या होते हैं रूप यौवन से संपन्न होते हैं, मतलब कि जो बहुत ही सुंदर होते हैं और बहुत ही जवान होते हैं, जो रूप यौवन से संपन्न होते हैं। विशाल कुल संभवा, जो अच्छे कुल में, जो ऊंचे कुल में क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। विद्याहीना न शोभन्ते, लेकिन जो विद्याहीन होते हैं ना वो शोभा नहीं देते। निर्गंधा इव किसुंका, मतलब कि वो क्या होते हैं, निर्गंध मतलब कि बिना खुशबू वाले फूल के समान होते हैं, मतलब कि वो टेसू के फूल के समान होते हैं। तो इसका बोलोगे ना अर्थ बोलोगे इसका कि जो विद्याहीन होते हैं, जो विद्याहीन होते हैं, यदि वे रूप और यौवन से संपन्न होते हैं और ऊंचे कुल में क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं ना, तो वे क्या होते हैं, वे गंधहीन टेसू के फूल के समान होते हैं और वो शोभा नहीं देते और वो किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो यहाँ से आप बोलना चालू करोगे, यहाँ से आप बोलना चालू करोगे कि जो विद्याहीन होते हैं, जो विद्याहीन होते हैं मतलब कि जिनके अंदर विद्या नहीं होती है, जो विद्याहीन होते हैं, भले ही वो रूप यौवन से संपन्न हो या विशाल कुल में वो जन्म लिए हो, लेकिन वे क्या होते हैं, जो विद्याहीन होते हैं ना, वो टेसू के फूल के समान होते हैं, मतलब कि वो कहीं पर भी शोभा नहीं देते। तो अब बोलोगे सर टेसू का फूल क्या होता है बच्चे, टेसू का फूल ना देखिए आप लोग का पिक्चर शो हो रहा होगा टेसू के फूल का, तो आप लोग देख लो कि वो इसी फूल की तरह होते हैं जो शोभा नहीं देते, मतलब कि उनके अंदर क्या होता है, सुगंध नहीं होता है। नेक्स्ट है बच्चे हम लोग पढ़ते हैं, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुड़िनो जना शुष्क वृक्षास च मूर्खास च नमंती कदाचन। मतलब एक एक लाइन का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। तो बोला जा रहा है ना कि नमंती फलिनो वृक्षा, तो जिस फल में वृक्ष लगा होता है वे झुक जाते हैं। नमंती गुड़िनो जना, और जो गुणवान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, झुक जाते हैं। लेकिन शुष्क वृक्षास च मूर्खास च, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग न नमंती कदाचन, कभी भी झुकते नहीं है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, लेकिन सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं कि अधोलिखित गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद करना है, मतलब कि इसका बस अनुवाद करना है। जैसे कि हिंदी में हम लोग पढ़ते क्या थे कि हम लोग को संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और अर्थ लिखना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। हम लोग को केवल क्या करना है, बस इसका हम लोग को अर्थ लिखना है, संदर्भ प्रसंग को नहीं लिखना रहता है। तो इसलिए क्या होता है बच्चे, संस्कृत का पेपर ना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक लाइन को पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि कवि कुल गुरु कालिदास अस्मिन युगे को न जानती, कि कवियों के कुल गुरु कालिदास को इस युग में कौन नहीं जानता है। तो इसका अर्थ आप बोलोगे कि कवि कुल गुरु कालिदास को इस युग में कौन नहीं जानता है। आगे बोला जा रहा है, विदिभि विश्वस्य साहित्यकारेषु अस्य गणना कृता। इसका मतलब ये है ना कि विद्वानों के द्वारा विश्व के साहित्यकारों में इनकी गणना की जाती है। विद्वानों के द्वारा विश्व के साहित्यकारों में इनकी गणना की जाती है। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है, बहुवा विद्वांसा उज्जज इन्यामेव अस्य जन्मभूमि मन्यते। तो बोला जा रहा है कि बहुत से जो विद्वान लोग हैं ना, उज्जैन को क्या करते हैं, इनकी जन्मभूमि मानते हैं। नेक्स्ट है, अने नैव हेतुना तस्य कृतेषु उज्जज इन्या वर्णन संजातम। तो बोला जा रहा है इसमें कि इसी कारण से क्या होता है, इनकी रचनाओं में ना उज्जैन का क्या होता है बच्चे, वर्णन मिलता है। ये उज्जैन में ही क्या किए थे, मतलब कि बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म क्या था, उज्जैन में ही हुआ था, इसलिए इनकी रचनाओं में क्या है बच्चे, उज्जैन का ही क्या है, वर्णन मिलता है। उक्तम च मतलब कि च मतलब होता है और, उक्तम मतलब है कहा गया है, इसलिए कहा गया है विक्रमादित्य रत्नेषु कालिदास एक, मतलब कि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कालिदास एक थे। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से कालिदास एक थे, ये आप इसका अर्थ बोलोगे, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है। नेक्स्ट बच्चे देखिए हमारा क्या है, तो यहाँ पर यही देखिए इसका पूरा अर्थ लिखा हुआ है जो मैंने बताया है
वो भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर जो लिखा है आप वो भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर सेकंड है। सेकंड मतलब ये नहीं कि इसका ना ये अथवा करके दिया हुआ है, ये अथवा करके नहीं दिया है। जैसे कि हिंदी के प्रश्न पत्र में हम लोग क्या था बच्चे, अथवा करके था, लेकिन नहीं, ये अथवा नहीं है। इसमें इसको भी हल करना है, इसका भी आपको अर्थ लिखना है, और जो नीचे था बच्चे उसका भी अर्थ लिखना है, इसका भी अर्थ लिखना है। जैसे कि आप लोगों को बताया था ना मैं, ये लिखिए, इसका भी आपको अर्थ लिखना है, इसका भी अर्थ लिखना है। तो ये 4 नंबर का और ये भी 4 नंबर का, 8 नंबर आपको मिलेगा, और ये भी 4 नंबर का। और इस तरीके से क्या करना है आपको, इसका भी आप लोग को अर्थ लिखना है। चलिए हम क्या करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ करके समझते हैं इसका अर्थ। तो देखिए बच्चे, पहला लाइन बोला जा रहा है ना कि सिरपुरम दक्षिण कौशलस्य राजधानी आसीत। तो जब आप ये पढ़ोगे ना तो आप लोग को ना पता चलेगा ना कि सर ये तो इसका यहाँ का उत्तर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर सिरपुरम कस्य राजधानी आसीत, तो सिरपुरम दक्षिण कौशलस्य राजधानी आसीत। बच्चे याद रखिए ना, कोई क्वेश्चन का ना आंसर ना आप लोग को ना प्रश्न पत्र में दिया रहता है, इसलिए आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जो था हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए हाँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिरपुरम दक्षिण कौशलस्य राजधानी आसीत। तो सिरपुर क्या थी, दक्षिण कौशल की राजधानी थी। तो एक लाइन का अर्थ बोलोगे कि सिरपुर दक्षिण कौशल की राजधानी थी। आगे बोला जा रहा है आगे कि पुरा अस्य नाम श्रीपुरम इति ख्यातम। प्राचीन काल में या प्राचीन समय में इसका नाम श्रीपुर के नाम से प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में इसका नाम श्रीपुर के नाम से प्रसिद्ध था, श्रीपुर के नाम से, श्रीपुर के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट है सिरपुरम रायपुरात 85 मतलब कि 85 किलोमीटर दूरे उत्तर पूर्व दिशि महानदा तीरे विद्यते। मतलब कि सिरपुर जो है ना वो रायपुर से 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में महानदी के तीरे मतलब होता है किनारे विराजमान है या स्थित है। तो बोलोगे कि ऐसे करके बोलोगे ना कि सिरपुर रायपुर से 85 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में महानदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है बच्चे कि इयम नगरी पांडुवंशीय नाम राज्ञा राजधानी अस्ति। यह जो नगर थी ना वो पांडुवंशीय राजाओं की राजधानी थी, पांडुवंशीय राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट आप बोलोगे कि अत्र स्थित्वा पांडुवंशीय नृपा दक्षिण कौशल्य राज अंतर्गते शासती स्म। मतलब कि यहाँ पर रह करके पांडुवंशी राजाओं ने क्या किया था, दक्षिण कौशल राज्य के अंतर्गत शासन किया था। तो बोलोगे कि यहाँ रहकर पांडुवंशी राजा दक्षिण कौशल राज्य के अंतर्गत शासन करते थे। अब आगे बोला जा रहा है कि ते कौशलाधिपति रीति उपाधिना अलंकृता भवंती। मतलब कि दक्षिण कौशल के नरेश की उपाधि के रूप में इन लोगों को क्या किया गया, अलंकृत किया गया। मतलब कि उनको माना गया कि क्या है, हमारे दक्षिण कौशल के क्या है, राजा है। तो बोलोगे इसका अर्थ कि वे, यहाँ पर बोलोगे कि वे दक्षिण कौशल नहीं, कौशल बस, तो वे कौशल अधिपति की उपाधि से उन लोगों को अलंकृत किया गया, वे कौशल अधिपति की उपाधि से अलंकृत हुए, ठीक है ना। ये बोल दोगे आप इसका आंसर। अब नेक्स्ट बच्चे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है। तो देखिए बच्चे, प्रश्न 17वां क्या बोल रहा है, प्रश्न 17वां बोल रहा है ना कि अपने प्रधान अध्यापक को शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु क्या करना है बच्चे, एक पत्र लिखना है। तो बच्चे ऐसा आपने सेम टू सेम हिंदी का जब पढ़ा था ना, हिंदी का सेट फर्स्ट में आपने पढ़ा था शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाध्यापक को क्या करना है बच्चे, एक पत्र लिखना है। तो बच्चे वो था हिंदी में, तो आप लोगों ने उसको लिख दिया था हिंदी में। तो उसी के ऐसा बच्चे क्या है, सेम टू सेम है, शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु क्या करना है, पत्र लिखना है। तो आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ते हैं इसको। तो इसमें बोला जा रहा है ना, इसको समझिएगा, हाँ ऐसे समझिएगा। तो हम लोग को लिखना है प्रधानाध्यापक को। तो यहाँ पर बोलोगे कि सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदया। अच्छा देखिए, महोदया मतलब कि ना वहाँ की ना जो प्रिंसिपल है ना, कोई लेडीज टीचर है, ठीक है ना, लेडीज है। तो यहाँ पर अच्छा हाँ देखिए, एक गलती भी है, यहाँ पर भी महोदया लिखना चाहिए था उसको, ठीक है ना। तो या तो यहाँ पर महोदया लिखे हो तो यहाँ पर भी महोदया ही लिखना, या तो महोदय, तो यहाँ पर भी महोदय ही लिखना, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो भी जगह का नाम होगा आपका वो जगह का नाम लिखोगे, और फिर नीचे में लिखोगे रायपुर, या जो जहां पर भी आप रहते हो, तो रायपुर छत्तीसगढ़, ब्रैकेट के अंदर छत्तीसगढ़। विषय शुल्क मुक्त्यर्थम प्रार्थना पत्र, मतलब कि शुल्क की मुक्ति के लिए क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर बोलोगे महोदय सेवया मिदम निवेदनम अस्ति यत् मम पिता एकस्मिन् कार्यालय लिपिक पदे कार्यम करोति। मतलब कि सविनय निवेदन है कि मेरे पिता एक कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्य करते हैं। लिपिक मतलब होते क्लर्क के पद पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फिर बोलोगे कि पितु वेतनेन परिवारस्य निर्वाहो अपि अति दुष्कर अस्ति। मतलब कि
पिता के बोला बोला जा रहा है कि पिता के वेतन से परिवार का निर्वाह हो पाना बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही दयनीय है। मतलब कि पिता इतना कम कमाते हैं ना कि हमारे परिवार का निर्वाह भी, हम लोग का पेट भी अच्छे से भर नहीं पाता है। आगे, विगत वर्ष समग्रे एवं मंडले अहम परीक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्तवान। मतलब कि पिछले साल मैंने क्या किया था, पूरे मंडल में ना क्या किया था, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो अतः माम शुल्क मुक्तिम दापयन्तु इति अहम प्रार्थ्यते। तो इसलिए मेरी क्या करिए, शुल्क मुक्ति पर ध्यान देते हुए मेरा शुल्क मुक्ति का जो प्रार्थना पत्र है ना, उसको क्या करिए, आप स्वीकार करिए। नेक्स्ट है, दिनांक लिख दोगे आप, और भवदीय शिष्य, आपका प्यारा शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम जो भी नाम रहेगा वो नाम लिख दोगे। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या करना है, आप लोग को निबंध लिखना है। तो बच्चे इस वीडियो में क्या करूंगा बच्चे, मैं इस वीडियो में मैं ना निबंध को डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो ना कि सर नहीं आप निबंध भी डिस्कस करिए, तो एक काम करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कमेंट आता है ना तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा ना कि मैं क्या करूँ, एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊँ जिसमें मैं ना 4 to 5 जो इंपॉर्टेंट निबंध है ना वो क्या करूँ, मैं उस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा देख लीजिए निबंध क्या क्या है। तो निबंध है हमारा यहाँ पर, धेनु उद्यानम, मम पाठशाला और पुस्तकम। ये क्या है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपका आ सकता है और आएगा ही आएगा, इसी में से आएगा आप लोगों का, इसी में से आएगा, 100% श्योर हूँ मैं। ठीक है, इसी में से आएगा। तो अगर आप लोग बोलते हो, आप लोगों को कमेंट आता है, तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वीडियो में या जो भी आगे आने वाली वीडियो है उसमें मैं कोशिश करूंगा ना कि आप लोगों के लिए मैं निबंध लेकर के आ सकूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। बच्चों, क्लास 8 के अदर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ना वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में बच्चे लिंक दिया गया है अदर सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर का। आप लोग क्या करिए, पर्टिकुलर लिंक पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, डिफरेंट सब्जेक्ट के आप मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप वॉच कर सकते हो। बच्चों, आप हमसे करंट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आप लोग को कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।